Hello students, in the previous lecture we were up to potential energy of a dipole in external electric field, है ना। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करने वाले थे, वहां तक पहुंच गए थे है ना। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी उस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी कहते किसे हैं। तो किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जो उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ओरिएंटेशन की वजह से होती है, दैट वेरी एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब आप इस एनर्जी को स्टोर कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे आप उसको यू नो उसका एक्सपेंडिचर कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, है कि नहीं। एनर्जी का मतलब किससे है भैया? तो बात यहाँ ये है कि एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी खास करके अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होगा किसी सिस्टम का। तो किसी भी सिस्टम में जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करने लगता है ना, वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन करने लगता है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है ना। वो चेंजिंग जो होती है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो हम लोगों ने उस दिन लिखा भी था कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी इसके बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स CF। कंजर्वेटिव फोर्स तो वैसे बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने जेई और नीट के सिलेबस के मुताबिक तो फेमस 3 टाइप के फोर्स हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ग्रेविटी वाला फोर्स, जैसे किसी बॉडी का वेट या दो मासेज के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक तो वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में या वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हुक्स लॉ आप पढ़े होंगे, स्प्रिंग वाला फोर्स, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, है ना, या इलास्टिक फोर्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स को इलास्टिक फोर्स भी बहुत हद तक कहा जाता है। और थर्ड फोर्स इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये 3 फेमस टाइप के फोर्स हैं। इसके अलावा भी और होते होंगे, है ना, हम मतलब उसका नाम नहीं जानते हैं, है कि नहीं, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो सिलेबस में बिल्कुल दिखते हैं, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जब कभी भी किसी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंजिंग होगी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगी। अच्छा, अगर उस चेंज को स्लोली किया जा रहा हो, है ना, वो जो ओरिएंटेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम के जो चेंजिंग हो रही है उसको आप बड़ी स्लोली कर रहे हो, तो इसी को हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं। नेगेटिव यहां लगा है लेकिन यहां नेगेटिव नहीं लगा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हम डायरेक्टली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां देखिए हमारा जो डाइपोल था, ऐसा कोई हमारा डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, है ना। तो हमने क्या देखा था, हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, हम देख रहे थे कि इस पे क्यूई फोर्स इधर लगा हॉरिजॉन्टल राइट साइड में और नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगा, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। जब हम बात कर रहे थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां वर्क डन किसके, फिर हमने एक बात और की थी, थोड़ा सा याद दिला दूं कि वर्क डन कोई फोर्स भी कर सकता है, कोई टॉर्क भी कर सकता है ना। वर्क डन कोई फोर्स भी कर सकता है, कोई टॉर्क भी कर सकता है। तो अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मैं टॉर्क का वर्क डन लिखूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स के टॉर्क का वर्क डन मुझे लिखना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का टॉर्क का वर्क डन। और जब टॉर्क की बात करते हैं तो टाउ डी थीटा वर्क डन होता है ना, टाउ डी थीटा। तो मान लो इनिशियली हमारा ये जो डाइपोल था वो बिल्कुल माइनस क्यू प्लस क्यू बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग था। उस समय डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल था, 0। ये इनिशियल पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, इनिशियल। और हमने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, कैसे घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के
इस ओरिएंटेशन पे ला दिया, ये जो आपको दिख रहा है ना, टिल्टेड ओरिएंटेशन पे, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो मान लीजिए इस दौरान किसी डी थीटा पे, जब हम, या मैं इसको डी थीटा ही कहता हूं, 2 मिनट आप समझना, स्मॉल है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, डी थीटा। तो अगर इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो ध्यान रखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है ना, वो हमारा एक्सियल वेक्टर है। उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो जिस सेंस में रोटेशन किया है हमने डाइपोल का, उस सेंस में अपने राइट हैंड के चारों उंगलियों को कर्व करेंगे। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इस डी थीटा का डायरेक्शन हो जाएगा, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो इस डी थीटा का डायरेक्शन हो जाएगा। तो डी थीटा का डायरेक्शन क्या लिखेंगे, तो यहां कोई कहेगा मुझे डी थीटा वेक्टर लिखने को, तो मैं लिखूंगा डी थीटा वेक्टर इज डी थीटा, है ना। तो कर्ल करो, डाइपोल के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ राइट हैंड के चारों उंगलियों को कर्ल करोगे तो थंब बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो डी थीटा के कैप है, ये क्या है, ये डी थीटा के कैप। क्लियर। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज डी यू, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टी फॉर टॉर्क और ई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स, या यहां कंजर्वेटिव फोर्स के टॉर्क की बात करें, एक ही बात है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चाहे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय टॉर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज आल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं क्या लिखूंगा, तो टॉर्क का वर्क डन हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये से हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ, माइनस तो लगा हुआ है, टॉर्क वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर, है ना। टॉर्क कितना है, तो टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, तो टॉर्क हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ डी थीटा। टॉर्क को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो टॉर्क लिखने हम लोगों को आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क किस सेंस में है, जरा देखो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क किस सेंस में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क चूंकि हमें लिखना है यहाँ, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क का सेंस अगर देखो तो क्यूई किधर घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज, और ये माइनस क्यू पे भी जो क्यूई लेफ्ट में लग रहा है वो भी कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो थंब किधर जाएगा, अंदर की तरफ, है ना। अंदर की तरफ का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, माइनस के कैप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, P क्रॉस ई को पीई साइन थीटा माइनस के कैप डॉट डी थीटा के कैप डॉट डी थीटा, दिस इज द डी यू। और इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है ना। तो ये डी यू इंटीग्रेट हो जाए, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, प्लस बाहर आ जाएगा, ये फाइनल क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए डी यू की लिमिट u1 से u2 चली जाएगी, है ना, बाद में इसकी लिमिट भेजेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस आएगा बाहर, तो कुछ नहीं, p बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, k डॉट के क्या हो जाएगा 1, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है, तो p साइन थीटा डी थीटा यहां बचेगा, साइन थीटा डी थीटा यहां बचेगा, इंटीग्रेशन। इसको फिर कर क्या लिख सकते हैं, तो p साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। अगर लिमिट u1 से u2 जाती है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज u2, इनिशियल इज u1, तो लिमिट यहां पे हमें थीटा 1 से थीटा 2 भेजना होगा, सो इट विल बी pe, है ना, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस कॉस थीटा 1, ऐसे लिखना होगा, है ना। यानी मैं यहां के बाद लिख सकता हूं सीधे u2 माइनस u1 इज, अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले लूं, ठीक है ना, तो यहां माइनस लग जाएगा, यहां प्लस लग जाएगा, यानी माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई इनटू कॉस ऑफ फाइनल थीटा माइनस कॉस ऑफ इनिशियल थीटा। ये थीटा किसके साथ है, डाइपोल का फील्ड के साथ, किसके साथ है, फील्ड के साथ। तो ध्यान रखेंगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का ये टेक्निक है। अब देखिए इसमें एक चीज और, नॉर्मली आप किताब में देखेंगे बुक्स में,
तो यहाँ के बाद है ना, इस स्टेप के बाद भी कुछ चीजें समझाई गई रहती है, लिखी गई रहती है। तो देखिए वहां क्या लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे अगर हम θ1 को 90 ले लें, θ1 को 90 का मतलब डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो θ1 जब 90 होगा ना तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना। θ1 को अगर हम 90 ले लेते हैं तो इफ θ1 इज 90, इफ θ1 इज इक्वल टू 90, तो उस केस में हमारा डाइपोल बिल्कुल इस पोजीशन पे होगा, यहां माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ठीक है ना। और उस पोजीशन में हमारे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 0 होगी, है ना, कोई पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आगे इसके बहुत सारे लॉजिक है समझने के, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। क्योंकि हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल में है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो किसी सिस्टम में दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों सेम पोटेंशियल पे हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 हो जाएगी। वही लॉजिक है, अगर θ1 90 होगा ना तो ये U1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। U2 को अगर मैं U लिखूं सिंपल, तो ये हो जाएगा माइनस PE, और इस cos θ2 को केवल थीटा लिखो तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। सो U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ P डॉट E, U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ P डॉट। यानी किसी भी ओरिएंटेशन पे, है ना, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी हो, जैसे कोई भी डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ भी एंगल बना रहा हो, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस ओरिएंटेशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एजेंट के वर्क डन में नेगेटिव लगा देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का में नेगेटिव लगा देंगे। तो देखो जैसे यहां पे किया था, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, ये किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे अगर जब डाइपोल रहेगा तो उस सिचुएशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका ये फॉर्मूला है ना, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। क्लियर? लेट अस प्रोसीड। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is initially, a dipole of dipole moment P is initially parallel to a horizontal electric field E. Then what is the work done? What is the, जब कभी भी वर्क डन वाले वर्क डन पूछे ना एजेंट का, तो समझना है मिनिमम वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। A dipole of dipole moment P is aligned parallel to an horizontal electric field E. Then what is the work done by external agent to make the dipole perpendicular to the electric field? है ना, मतलब एक्सटर्नल एजेंट का क्या वर्क डन होगा अगर उस डाइपोल को मुझे परपेंडिकुलरली ला देना है। कैसे ला देना है, परपेंडिकुलरली ला देना है। तो जैसे देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियली डाइपोल हमारा ऐसे है, माइनस Q प्लस Q, डाइपोल इधर की तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है P, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल है। फिर मुझे क्या करना है, तो इस डाइपोल को परपेंडिकुलर कर देना है मुझे, मतलब कुछ ऐसा कर देना है, यहाँ माइनस Q और यहाँ हमारा चला जाएगा प्लस Q। ये हमारा फाइनल ओरिएंटेशन है, ये इनिशियल ओरिएंटेशन है। इनिशियल ओरिएंटेशन में देखो, तो इनिशियल ओरिएंटेशन के लिए अगर हम बात करें तो इनिशियल के लिए थीटा जो है P और E के बीच का वो 0 है, और फाइनल के लिए अगर थीटा की बात करो तो वो 90 है। तो वर्क डन बाय एजेंट पूछा है, तो वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्क डन बाय एजेंट हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। वर्क डन बाय एजेंट हमेशा क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी माइनस P E cos फाइनल क्या है 90, थीटा फाइनल 90, और तो
U फाइनल इज माइनस पीई कॉस 90 माइनस पी डॉट ई फाइनल माइनस पी डॉट ई इनिशियल, तो माइनस ऑफ पीई कॉस 90 माइनस फिर क्या लगाएंगे माइनस पीई कॉस 0। ये माइनस पीई कॉस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस पीई कॉस 90 क्या होता है 0, यानी 0 और माइनस माइनस प्लस पीई कॉस 0 कितना होता है हमारा 0 प्लस पीई दैट इज पीई, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया पॉजिटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया पॉजिटिव। तो डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल थीटा एंड फाइनल थीटा बिटवीन पी एंड ई आपका वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, वर्क डन बाय एजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is at angle 60 degree with a horizontal electric field E, and in this situation the torque is T. I repeat the question. A dipole of dipole moment P is at an angle 60 degree with a horizontal electric field E, and in this situation the torque is T. Then what is the work done by external agent to make the dipole from parallel to anti-parallel? What is the work done by external agent to make the dipole from parallel to anti-parallel in the term of T? अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पे है, और उस सिचुएशन में उसका जो टॉर्क है, उस पे जो टॉर्क लग रहा है टॉर्क वो T है। तो उस डाइपोल को पैरेलल से एंटी पैरेलल करने में जो वर्क डन एजेंट को करना पड़ेगा वो वर्क डन T के फॉर्म में कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट वैसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहाँ पे पहले कोई डाइपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डाइपोल मोमेंट है P, ये एंगल कितना है 60, तो इस समय टॉर्क T कितना है, तो क्वेश्चन कहता है कि यही है टॉर्क T। T क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है P क्रॉस E, P क्रॉस E यानी PE sin 60 दैट इज PE sin 60, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है, यानी PE रूट 3/2, यही दिया हुआ है टॉर्क T, यही क्या है हमारा टॉर्क T। अब देखिए कहता क्या है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैं दूसरा फिगर बना रहा हूं, सिचुएशन वही है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को, है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू, पहले ये पैरेलल था यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था, यानी थीटा इनिशियल जो था वो 0 था, और थीटा फाइनल की अगर बात करो तो वो कह रहा है 180 कर दो, एंटी पैरेलल कर दो, यानी इनिशियल, यानी इसे पूरा 180 से घुमा देना है, यानी पहले माइनस क्यू प्लस क्यू लेफ्ट से राइट की तरफ थे, माइनस क्यू लेफ्ट में था प्लस क्यू राइट में था, ये इनिशियल सिचुएशन था, और फाइनल क्या है, तो फाइनल है कि अब माइनस क्यू यहां आ जाए प्लस क्यू यहां आ जाए और डाइपोल इधर हो जाए, ये इनिशियल नीचे वाला ऊपर वाला फाइनल। तो क्या लिखेंगे भैया, हम जानते हैं यू फाइनल वर्क डन बाय एजेंट क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, वर्क डन बाय एजेंट। यू फाइनल क्या लिखेंगे, तो यू फाइनल इस ओरिएंटेशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ P डॉट E, तो PE cos, कौन सा एंगल लेंगे, तो P और E के बीच का एंगल कितना है 180, तो 180, ठीक है ना, माइनस ऑफ PE cos थीटा इनिशियल कितना लेंगे 0, तो cos 0, माइनस PE cos 180 कितना होता है -1, माइनस माइनस प्लस PE cos 0 क्या हो जाएगा PE इंटू 1, ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस P क्या हो जाएगा 2PE, सो वर्क डन इज क्या हो जाएगा 2PE, वर्क डन क्या हो जाएगा 2PE,
क्लियर है? अब इस वर्क डन को बाय द एजेंट को मुझे टी के टर्म में लिखना है। तो देखिए यहां से हम टी पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर मैं देखूं तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू टी बाई रूट थ्री, 2t बाई रूट थ्री। यहां रख दू तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2t बाई रूट थ्री, दैट इज 4t बाई रूट थ्री हो जाएगा। यानी वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टॉर्क के मैग्नीट्यूड के टर्म में आ जाएगा, 4 बाई रूट थ्री इंटू द टॉर्क एट 60 डिग्री, द टॉर्क एट 60 डिग्री। तो दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? ऑलराइट, हम लोग डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल पे अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं, है ना? सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? एक डाइपोल पहले ऐसे है बिल्कुल, माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इसका P, इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस ओरिएंटेशन में क्या है, P और E के बीच का एंगल थीटा क्या है, 0 है। इस ओरिएंटेशन में अगर टॉर्क की बात करो तो क्या है, 0 है, क्योंकि P क्रॉस E। और पोटेंशियल एनर्जी U क्या है, तो U है अपने आप में माइनस P डॉट E, यानी माइनस PE। मैं माइनस पी डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं पता है ना, क्योंकि माइनस P डॉट E, P और E के बीच का एंगल 0, क्योंकि थीटा 0 है तो cos 0 1, तो माइनस PE। यानी इस ओरिएंटेशन में अगर हम देखें, ये केस ए है, सपोज दिस केस इज ए। केस बी देखो जरा, केस बी में मान लो यही डाइपोल, माइनस क्यू नीचे प्लस क्यू ऊपर, डाइपोल मोमेंट ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में, एंगल थीटा कितना हो गया 90। यानी बी में देखें, अगर हम बी में देखें तो थीटा कितना है हमारा 90, टॉर्क यहां कितना है, तो टॉर्क है P क्रॉस E, दैट इज PE। P क्यों आया, टॉर्क मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि P और E के बीच का एंगल थीटा 90 है। थीटा कितना है 90 डिग्री। और U की बात करो तो U आ गया 0, क्योंकि माइनस PE cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा 0। थर्ड सिचुएशन की अगर बात करो यहीं पे, तो मान लो ये डाइपोल ऐसे है, प्लस क्यू अब इधर है, माइनस क्यू इधर है, डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। तो सी केस में अगर हम देखें तो थीटा कितना है 180, इस केस में टॉर्क कितना है अगेन 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है, P क्रॉस E। और U की बात करो तो U कितना है यहाँ, तो देखिए यहाँ पे U मैक्सिमम होगा, पूछो क्यों, क्योंकि P और E एंटी पैरेलल, तो माइनस P डॉट E माइनस PE cos 180, तो cos 180 माइनस 1 और माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो प्लस PE, ये है प्लस P। इस तीन फेमस सिचुएशन की अगर बात करो तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां है, तो जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है, यानी जब थीटा 0 है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां है, तो जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है, यानी थीटा 180 है। और हम जानते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो स्टेट होता है ना, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, वर्क एनर्जी पावर में आपने पढ़ा होगा, यानी ये जो सिचुएशन है इसमें U अपने आप में मिनिमम है, ये जो सिचुएशन है इसमें U क्या है मैक्सिमम है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला जो सिचुएशन होता है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि फोर्स तो हर जगह 0 है, फोर्स तो इस केस में भी 0 है, फोर्स तो यहां भी 0 है, फोर्स तो यहां भी 0 है। ये तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है वो अब क्या होगा, फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0। तो फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0 एक तो सिचुएशन ए में है, फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0 एक सिचुएशन सी में है। सिचुएशन बी किसी भी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ टॉर्क फोर्स तो 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। फोर्स 0 अलॉन्ग विद टॉर्क 0 वाले दो सिचुएशन है, ए और सी,
ए का मतलब जब थीटा 0 है और सी का मतलब जब थीटा 180 है डाइपोल और फील्ड के बीच में। लेकिन ए वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है और बी वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, क्योंकि उस समय की पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो मैक्सिमम है। यानी ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा ये। दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, बाकी किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा आपको तो निकालने आता है, माइनस पी डॉट ई, है कि नहीं? तो माइनस पी डॉट ई से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। डाइपोल ऑक्सीडेशन, है ना, डाइपोल ऑक्सीडेशन। क्योंकि अभी हमने एक चीज देखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक वर्ड आया, कहां पे था हमारा डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर बिल्कुल पैरेलल थे, यानी ई और पी के बीच का एंगल थीटा 0 था। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसके अबाउट में हम एसएचएम करते हुए किसी भी बॉडी को देखते हैं, देख सकते हैं बोलना चाहिए, है ना, देख सकते हैं। डाइपोल ऑक्सीडेशन क्या है जरा देखिए, फिर से वही फिगर, द फेमस फिगर। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल में, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमारा कोई डाइपोल पहले बिल्कुल माइनस क्यू प्लस क्यू, द डाइपोल मोमेंट इज पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, सब कुछ है हमारे पास, है ना। हमारे डाइपोल का कुछ मास भी होगा। सिस्टम के मास की अगर बात करो, डाइपोल का मास, डाइपोल का मास का मतलब हुआ माइनस क्यू का भी मास और प्लस क्यू का भी मास का सम, है ना, अगर मास की बात करो तो, ठीक है ना। इसका अपना कुछ लेंथ होगा, मान लेता हूं मैं लेंथ 2a है, तो हम जान चुके हैं कि p जो होगा वो q इंटू 2a होगा। अब ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो देखिए ये अभी किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, कैसे घुमाता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, यानी माइनस क्यू नीचे और प्लस क्यू को ऊपर कर देता है, तो हम जानते हैं कि एक क्लॉकवाइज टॉर्क यहां डेवलप होता है। एंटी क्लॉकवाइज आप अगर घुमाओ तो प्लस क्यू पे फोर्स हॉरिजॉन्टल राइट साइड में और माइनस क्यू पे फोर्स हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में लगता है। यानी जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, एक टॉर्क डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, जो कि इसे फिर से किधर लाना चाहता है? फिर से हॉरिजॉन्टल कर देना चाहता है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की यही खासियत होती है कि उस इक्विलिब्रियम से अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो सिस्टम के अंदर एक फोर्स या टॉर्क आ जाएगा, जो कि फिर से सिस्टम को अपने पुराने वाले सिचुएशन में ही लाना चाहेगा। वही देखिए हो भी रहा है। मैं इस डाइपोल को जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं ना, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो फोर्स है वो सेंटर के अबाउट में टॉर्क लगा के फिर से इसे किधर लाना चाहता है? हॉरिजॉन्टल में लाना चाहता है, हॉरिजॉन्टल में लाना चाहता है। तो यहां अगर रिस्टोरिंग टॉर्क मैं निकालूं, सेंटर के अबाउट में अगर मैं इसे रोटेट करा रहा हूं, तो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर लिखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग मैंने किधर घुमाया है इसे? एंटी क्लॉकवाइज, और ये टॉर्क कैसे डेवलप हुआ? तो क्लॉकवाइज। तो रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? तो नेट टॉर्क हो जाएगा QE इंटू, मान लो ये डिस्टेंस कितना होगा? a, चूंकि पूरा 2a है, ये सेंटर है, तो ये कितना होगा? a। तो QE का टॉर्क क्या हो जाएगा? तो उस दिन हम लोगों ने निकाला था QE, और ये a साइन थीटा, यानी QE a साइन थीटा प्लस QE a साइन थीटा, इसका भी टॉर्क होगा क्योंकि सेंस वही है, मैंने हम लोग उस दिन डेराइव किए थे, यानी प्लस QE a साइन थीटा। तो ये QE a साइन थीटा प्लस QE a साइन थीटा, ये दोनों टॉर्क चूंकि सेम ही सेंस में है, क्लॉकवाइज ही है, और रिस्टोरिंग है, इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया? नेगेटिव। पता है यहां नेगेटिव का क्या वजह है?
जनरली कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव क्यों लगा दिया सर आपने। नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि ये थीटा लाया कैसे गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसे डेवलप हुआ है, क्लॉकवाइज, इसीलिए रीस्टोरिंग टॉर्क में नेगेटिव लगा देते हैं। तो माइनस ऑफ क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा, फिर रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 2QEA sin थीटा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो। अगर मैं इस रीस्टोरिंग टॉर्क को, हम लोग रोटेशन चैप्टर में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में आप एक इक्वेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना। देखिए ये ऑक्सीडेशन वर्ड आया है, डरना नहीं है, मैं आपको और डिटेल में एसएचएम जब कभी रिवाइज कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ जस्ट देख लो। आप खासकर जिसे अगर कम समझ में आएगा ना, वो सीधे फाइनल रिजल्ट को याद रखेगा तत्काल, क्योंकि अगर जूम सेशन में या किसी असाइनमेंट में क्वेश्चन फंस जाए तो कम से कम आंसर लाने के लायक वो रहे। बाकी और डिटेल हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी हमारा मेन कंसर्न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसलिए इन चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है ये -2QEA sin थीटा हो गया, और इसी को मैं किससे इक्वेट करूंगा, तो आई अल्फा, इससे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। कहां से आया ये, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर है ना, क्लास 11 रोटेशन। आई अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, किसके अबाउट, तो जिस एक्सिस के अबाउट में टॉर्क आया है, किसका, तो यहां पे डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो, क्योंकि ये स्मॉल ऑक्सीडेशन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग जब कभी भी ये ऑक्सीडेशन वर्ड आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड आता है, उस समय हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ही बात करते हैं। तो जब ये थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये थीटा स्मॉल होगा, और जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा बिकम्स थीटा। हम जानते हैं, रिजल्ट लिख लो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, sin theta is almost equal to tan theta is almost equal to theta, है ना। ध्यान रखेंगे जब थीटा काफी छोटा रहता है ना, तो हम sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं और दोनों को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन जब थीटा लिखेंगे ना तो थीटा हमेशा हम रेडियन में लेंगे। किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं -2QEA थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर मैं यहां से लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए Q इंटू 2A को मैं P लिख सकता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूं -PE बाई आई थीटा, PE बाई आई थीटा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ समथिंग कांस्टेंट इनटू थीटा, और यही क्राइटेरिया होता है किसी भी एंगुलर एसएचएम का, क्योंकि यहां ये एंगुलर एसएचएम करेगा। अल्फा इज इक्वल टू -PE बाई आई थीटा, दिस इज द क्राइटेरिया। ऐसा इक्वेशन किसी भी सिस्टम के लिए अगर अल्फा इज इक्वल टू -PE बाई आई थीटा लिख दिए, जहां पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो समझो वो सिस्टम एंगुलर एसएचएम कर रहा है। लीनियर की अगर बात करोगे, एक लीनियर एसएचएम भी होता है टू एंड फ्रो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो अल्फा के बदले वहां ए आ जाएगा और थीटा के बदले लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स या वाई आ जाएगा। तो ए बराबर समथिंग नेगेटिव कांस्टेंट इनटू एक्स आ जाए तो समझना वो सिस्टम लीनियर एसएचएम कर रहा है। और यहां आया अल्फा इज इक्वल टू -PE बाई आई इनटू थीटा, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है। एंगुलर एसएचएम जब कर रहा है ना, तो ये थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है ना, ये मैं डॉट 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 से जो घेरा हूं, ये थीटा का जो कोएफिशिएंट होता है ना, इसी को हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये थीटा का जो कोएफिशिएंट, थीटा का जो यहाँ कोएफिशिएंट है, माइनस हटा दे तो PE बाई आई वही इस एसएचएम का, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज करके छोड़ोगे ना, ये ऐसे करने लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगेगा। यानी अगर ये डाइपोल है, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसे घुमा के छोड़ दिया तो ये ऐसे एंगुलर एसएचएम करने लगेगा, ठीक है ना। तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, PE बाई आई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, PE बाई आई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, नहीं से बोलना चाहिए स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहां से मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज PE बाई आई, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा √PE बाई आई,
तो टाइम पीरियड जो होता है SHM का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो 2 पाई बाई अगर करेंगे तो अंडर रूट आई बाई पी हो जाएगा, आई ऊपर पी नीचे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन, 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। 2 पाई अंडर रूट आई, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्या है डाइपोल मोमेंट और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो क्लियर ही है कि अगर पी बढ़ेगा ई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। अच्छा कभी कभी सीधे फ्रीक्वेंसी पूछ दी जाती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, लेकिन सिंपल अगर फ्रीक्वेंसी लिखा रहे ना तो आपको 1 बाई टाइम पीरियड लगाना है। यानी सिंपल फ्रीक्वेंसी एफ की बात करो जिसको लीनियर फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो, तो दैट इज 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर पता है तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 पाई और पी ऊपर आई नीचे, यानी ये हो जाएगा 1 बाई 2 पाई अंडर रूट पी बाई आई। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अंडर रूट पी बाई आई, यानी हम बोल सकते हैं कि लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई 2 पाई, है ना। लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ इज ओमेगा बाई 2 पाई। क्लियर है। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करो, नीट में आने वाले क्वेश्चन, तो नीट में आने वाले क्वेश्चन इसमें जो आएगा वो बहुत ईजी होगा, काफी ही ईजी होगा। मतलब घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। जैसे किसी स्पेशल ओरिएंटेशन पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड पूछ देगा और ऑक्सीडेशन का टाइम पीरियड उस टॉर्क के फॉर्म में पूछ देगा। तो यहाँ पी तो है ना, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में पी कहीं आ रहा है, तो टॉर्क बराबर समथिंग पी इंटू कुछ आएगा, वहां से टॉर्क लाके यहाँ रख देंगे, टाइम पीरियड और टॉर्क में एक रिलेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है, इसमें कोई सरप्राइज करने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ एक बात जो समझने लायक है वो ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे यहाँ, है ना, इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो किस एक्सिस के बाउट में निकालोगे, तो सेंट्रल एक्सिस के बाउट में निकालोगे। ठीक है ना। दूसरी बात कैसे निकालोगे, तो इसका मास अगर m1 हो, इसका मास m2 हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल, मान लो प्लस क्यू चार्ज जो है उसका मास m1 है, माइनस क्यू चार्ज जो है उसका मास m2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो आई हो जाएगा m1a स्क्वायर प्लस m2a स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, किसी भी पॉइंट मास का किसी एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो वो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्सिस से उस डिस्टेंस का स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का मास m1 है, नेगेटिव चार्ज का मास m2 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो m1a स्क्वायर प्लस m2a स्क्वायर। a क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक्सिस से इसकी दूरी a ही है, एक्सिस से इसकी दूरी a। तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मास भी सेम ही हो, मास भी सेम ही हो। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मास भी सेम ही हो। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, जो जानने लायक है, खासकर चूंकि जेईई मेन वाले लोग हैं, नीट में भी अगर पेपर स्टैंडर्ड बना तो ये आ सकता है। जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं, बहुत ध्यान से समझना है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, पहले एक डाइपोल था ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू का मास m था, प्लस क्यू का मास 2m था, तो मास अलग अलग हो गया। अब मुझे इसे ऑक्सीलेट कराना है तो मैं थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दूंगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के छोड़ दूंगा, ये करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर कोई बॉडी, है ना, इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो कि इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट, मतलब फ्री है, कोई भी सिस्टम या कोई बॉडी अगर रोटेट करने के लिए फ्री है तो हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट करता है ना। इफ ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट then it will rotate about some axis passing through its center of mass, मतलब अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के ही अबाउट में कोई भी बॉडी रोटेट करता है, बशर्ते कंडीशन है कि अगर वो फ्री है रोटेट करने के लिए। जैसे एक रॉड को मैं सीधे ऊपर हवा में फेंक दूं, रॉड घूमेगा ना तो हमेशा सेंटर के अबाउट में घूमेगा। इसका लॉजिक ये है कि सेंटर के अबाउट में घूमने से
है ना। सेंटर के अबाउट में घूमने से उसका एनर्जी मिनिमम रहेगा और दुनिया का हर सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। ये एक अच्छा लॉजिक है ना। सेंटर के अबाउट में घूमने से, क्योंकि सेंटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम का बहुत कम होता है, तो दुनिया का हर सिस्टम चाहता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो घूमे तो एनर्जी को मिनिमम करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मिनिमाइज करना चाहता है। क्योंकि आगे देखेंगे हम लोग कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो आई अगर मिनिमम होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। ये एक लॉजिक है, ठीक है ना। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब अगर ये घूमेगा तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में घूमेगा। तो ध्यान रखना है कि अब इसका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना होगा। यहाँ इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, मतलब 2m के तरफ होगा, 2m के तरफ होगा। कैसे निकालेंगे? तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 2a बाई 3m। यानी यहाँ से ये जो बीचों बीच के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के गलती मत कर देना। यानी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ने निकाल दिया 2ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन आई को बड़ी ध्यान से लिखना होगा। यहाँ पे आई को बहुत ध्यान से लिखना होगा कि अगर ये आई कुछ भी ना मेंशन होना तो आई कैसे निकालेंगे। तो यानी ये फ्री है रोटेट करने के लिए, तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट करेगा। सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा? बीचों बीच ना होगा, यहाँ कहीं होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो m इंटू 0, इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ से देखें तो हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 2m इंटू 2a। मान लो ये पूरा डिस्टेंस 2a है, तो 2a बाई m1 प्लस m2 यानी 3m, यानी दैट इज 4ma बाई 3m। mm कैंसिल, 4a बाई 3, मतलब यहां से a से भी थोड़ा ज्यादा, a से a बाई 3 और ज्यादा होगा, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा 4a बाई 3। और तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a बाई 3, क्योंकि 4a बाई 3 प्लस 2a बाई 3 6a बाई 3 दैट इज 2a। इसलिए 2m से सेंटर की दूरी 2a बाई 3 हो जाएगी और m से सेंटर की दूरी 4a बाई 3 हो जाएगी। अगर इस 4a बाई 3 को मैं r1 और 2a बाई 3 को मैं r2 बोलता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हो जाएगा mr1 स्क्वायर प्लस 2m r2 स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझना बहुत स्टैंडर्ड पेपर है ना, आईआईटी का आया, नीट का आया, स्टैंडर्ड पेपर, बहुत ज्यादा नहीं। आईआईटी के मामले में ये बहुत स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड होगा। नीट में अगर आता है तो ये अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अगर मास अलग अलग दे दिया और सिस्टम फ्री टू रोटेट है तो कोई भी सिस्टम जो रोटेट कर सकता है फ्रीली, वो क्या चाहता है? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट करना, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट में रोटेट करना। ऑलराइट, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाइपोल पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फील्ड सीखेंगे। ऑलराइट।